Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं केस स्टडीज. यस, सो केस स्टडीज बहुत टाइम से नहीं सॉल्व की थी हम लोगों ने. मतलब कितना टाइम हो गया, कोविड की 2 लहरें निकल गई बीच में और हमारे केस स्टडीज अटक गए थे. अब फाइनली हम केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं. एंड माइंड यू पीपल कि ये केस स्टडीज आपके एमसीक्यू उसमें भी आ सकती हैं. डोंट बी लाइक कि एमसीक्यू पैटर्न में सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे भी केस स्टडीज पूछी जा सकते हैं. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. एंड हम आगे भी प्रैक्टिस करने वाले हैं केस स्टडीज की और बहुत सारी मतलब एमसीक्यू को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, सो फर्स्ट केस स्टडी क्या बोलती है? Timeline Watch Manufacturing Company is a renowned company in marketing watches. Okay, ये एक कंपनी का नाम है. ये कंपनी क्या करती है? वॉच मैन्युफैक्चर करती है, घड़ियां मैन्युफैक्चर करती है. ये काफी जानी मानी कंपनी है. It performs various activities like market analysis, product designing, merchandising, packaging, warehousing, branding, pricing, promotion and selling. अब आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, मतलब इतनी तीव्र गति से चलने वाली मैडम एकदम इतना स्लो कैसे हो गई? तो बेटा यहाँ पे आपके लिए एक हिंट छुपा था. ये आपको एक एक करके अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं. सो फोकस ऑन दीज 2 लाइन्स. ठीक है, चलिए उसके नीचे आते हैं. The company maintains good customer relations through various follow-up activities. जो कंपनी है वो अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी मेंटेन करती है फॉलो अप एक्टिविटीज से के साथ. फॉलो अप एक्टिविटीज क्या होता है कि एक बार मैंने कोई प्रोडक्ट तुम्हें सेल कर दिया, उसके बाद मैं यूं नहीं होंगी तुम अपने घर जाओ मैं अपने घर, मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं. मैं तुमसे 4 दिन में पूछूंगी हाउ इज योर एक्सपीरियंस, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है. अगर आपको दिक्कत जा रही है मैं अपने यहाँ से बंदों को भिजवाऊंगी कि जाओ ठीक करके आओ. ये होती है फॉलो अप एक्टिविटीज. इससे क्या होता है, कस्टमर आपके साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाता है. This helped the company in procuring repeat sales order. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से लोग आपके साथ एसोसिएटेड फील करते हैं और आपके साथ लंबे समय के लिए जुड़ जाते हैं. तो इससे नेक्स्ट टाइम भी अगर उनको इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो दिल कम बैक टू यू ओनली, दे वोंट गो एनीवेयर एल्स. तो फर्स्ट ये बोलते हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर देने हैं वो क्वेश्चंस मैं रीड कर रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एक्टिविटीज मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ. ये जो पैराग्राफ में ये जो इतनी एक्टिविटीज अलग से इन्होंने लिखी हैं अपना टाइम निकाल के, ये किस कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड हैं. एंड सेकेंड, एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1. जो पार्ट 1 में आपने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई की है, मतलब आपका जो पार्ट 1 का जो आंसर है उसके 2 फीचर्स भी लगे हाथ बता दीजिए. सो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है कि टाइमलाइन वॉचेस एक कंपनी है जो कि घड़ियां बनाती है, बहुत ही रिनाउंड है, मतलब अच्छा नाम है. ये कंपनी कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, वो एक्टिविटीज का नाम आप सारा देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ. अब और साथ में ये अपने कस्टमर्स के लिए फॉलो अप एक्टिविटीज भी रखते हैं, जिसके कारण इनके बार बार ऑर्डर्स आते हैं सेम कस्टमर से जब भी उनको नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है. तो आपको बताना है कि ये जो एक्टिविटीज का नाम जो लिखा हुआ है वो किस कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड हैं और उस कॉन्सेप्ट के 2 फीचर्स भी बता देने हैं लगे हाथ. तो दिस इज द केस स्टडी. बहुत ही मतलब छोटू सा केस स्टडी और बहुत सिंपल सा है, लेकिन ज्यादा सिंपल आपको इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि जस्ट हमने वो चैप्टर पढ़ा है और उसके बाद ये केस स्टडी आ गई है. अगर यही चीज पेपर में कहीं दी होती तो आपको थोड़ा गेस करना मुश्किल होता, लेकिन आई गेस अभी तो आप गेस कर सकते हैं इनका आंसर कि कॉन्सेप्ट कौन सी है और उसके 2 फीचर्स क्या है. चलिए दिखा दूं फिर मैं आंसर. अगेन मैं बोल रही हूं ये 2 लाइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपका आंसर यहीं छुपा हुआ है. ओके, सो जो कॉन्सेप्ट है वो है मार्केटिंग. अब मैं बार बार आपको क्यों बोल रही थी कि वो 2 लाइन पे फोकस करो, 2 लाइन पे फोकस करो, बिकॉज उन 2 लाइन में मार्केटिंग के ज्यादातर एस्पेक्ट लिखे हुए हैं. पेपर में आप इसी तरह से गैस कर सकते हैं कौन से चैप्टर से उठाई गई केस स्टडी, अदरवाइज याद नहीं रहेगा. एंड आई एम टेलिंग यू, रिपीट मोड पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ
कि हम यूजुअली चैप्टर का नाम पता करने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, चैप्टर का नाम पता करने के बाद केस स्टडी सॉल्व करते हैं। लेकिन पेपर में जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है ना बच्चों को, वो यही लगता है कि यार ये उस चैप्टर का या उस चैप्टर का, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल सेम दिखाई देती हैं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, मैंने और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, मेरे बहुत सारे जूनियर्स ने, स्टूडेंट्स ने ये चीज़ फील की है। वो गलती आप मत करना। पेपर अटेम्प्ट करने से पहले जब 2-3 दिन का समय होता है प्रेपरेशन के, उसमें सैम्पल पेपर सॉल्व करना, जिसमें रैंडमली क्वेश्चन पिक करना कहीं से भी कैसे भी, तो वहाँ से तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि दिमाग लगा के उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज लिखी हुई है लाइक मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मर्चेंडाइजिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड सेलिंग, ये सब हमने कहाँ पढ़े हैं, कौन से चैप्टर में पढ़े हैं, मार्केटिंग में पढ़े हैं। और ये सारी कॉन्सेप्ट्स किससे एसोसिएटेड हैं, मार्केटिंग से एसोसिएटेड हैं। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका मार्केटिंग इज दैट कॉन्सेप्ट जिसमें ये सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि आपने अबव पैराग्राफ में पढ़ी हैं। एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स, तो 2 फीचर्स, मार्केटिंग के बहुत सारे फीचर्स पढ़े हैं भाई हमने, कोई भी 2 उठा के लिख दो। जब ये आता है ना एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स, तो आपकी मर्जी होती है, जितने पॉइंट याद आ रहे हैं लिख दो, मतलब लिखने 2 ही हैं, जितने पॉइंट याद आ रहे हैं उनमें से 2 उठा के लिख दो। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली कोई फीचर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। चलिए इसी बात पे ये केस स्टडी भी खत्म होती है हमारी। चलिए अब हम आ गए हमारे सेकेंड केस स्टडी पे। ये क्या बोलता है, टू सेल वट एवर इज प्रोड्यूस्ड एंड टू प्रोड्यूस वट एवर इज नीडेड बाय कस्टमर। ओके, बहुत भारी भरकम लाइंस बोल रहे हैं, बहुत भारी भरकम फ्रेजेस है, फोकस कीजिएगा। ये बोल रहे हैं टू सेल वट एवर इज प्रोड्यूस्ड and to produce whatever is needed by the customer are 2 different concepts of marketing. Name them and differentiate between both the concept. ये बोलते हैं, एक है कि बेचना, क्या बेचना, जो भी प्रोड्यूस हुआ है। एक फ्रेज क्या बोलता है कि बेचना है, आपको क्या बेचना है, जो भी प्रोड्यूस हुआ है। और दूसरा फ्रेज ऑन द अदर साइड बोलता है कि प्रोड्यूस ही वही करना है जो कि कस्टमर को नीडेड है। पहले में आप किस पे फोकस कर रहे हो, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, तुम बताओ। पहले पे हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, और हम बेसिकली प्रोडक्शन नॉर्मल करके बस फोकस इसी चीज पे कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड यहाँ पे आप प्रोड्यूस ही वही कर रहे हो जो कि कस्टमर द्वारा नीडेड है। ऑब्वियसली 2 अलग बातें हैं, यस बिल्कुल अलग बातें हैं। अब आपको क्या बताना है, नेम देम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ द कॉन्सेप्ट्स। आपको बताना है कि इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट आई है और इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट आई है, और फिर उसके डिफरेंशिएशन करना है। थोड़ा आइडिया दूं तो हमने मार्केटिंग चैप्टर में सिर्फ 2 ही डिफरेंस बिटवीन वाली वीडियोस बनाई हैं, इफ यू रिमेंबर। पूरे मार्केटिंग चैप्टर में, जो कि इतना मतलब लेंथी चैप्टर था, सिर्फ और सिर्फ 2 डिफरेंस बिटवीन वाली वीडियोस हैं। अब उन दोनों में से ही कोई आंसर हो सकता है, एक तो जस्ट अपन ने रिसेंटली पढ़ी थी। सो अगेन टेलिंग यू, यहाँ पे मेन फोकस आपका किस पे है, सेलिंग पे है, जबकि यहाँ पे मेन फोकस आपका कस्टमर की सेटिस्फैक्शन में है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बोल के एक कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा फोकस कराया था आप लोगों का। चलिए जल्दी से याद कीजिए, आई एम गिविंग यू सम टाइम, जल्दी से याद कीजिए। एंड केस स्टडी को मतलब कभी भी स्किप करके नहीं देखना कि आंसर देख लो, पहले खुद अपना दिमाग लगाओ कि क्या इसका आंसर हो सकता है। अब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है भाई, हमें उसके बाद आंसर क्लिक करना ही चाहिए। चलिए लेट मी शो यू पीपल व्हाट्स द आंसर, एंड द आंसर इज सेलिंग एंड मार्केटिंग। आपने देखा यहाँ पे हम किस चीज पे फोकस कर रहे थे, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल करने पे फोकस कर रहे थे। हमारा प्रोडक्शन तो मेन फोकस था ही नहीं, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन तो मेन फोकस था ही नहीं, जो भी बना हुआ है बस बेचना है, बस बेचना है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सेलिंग, कि मेन फोकस इज ऑन सेलिंग ओनली। वेयरएज कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाना, फिर प्रोडक्ट्स को बेचना और अल्टीमेटली चाहना कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन किस में आता है? मार्केटिंग में आता है। मार्केटिंग की डेफिनेशन ही यही बोलती है कि भैया यहाँ पे हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचते हैं। सो कौन सी कॉन्सेप्ट है दोनों? ये जो टू सेल वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज अ सेलिंग कॉन्सेप्ट, टू प्रोड्यूस वट एवर इज नीडेड बाय द कस्टमर इज अ मार्केटिंग वो कॉन्सेप्ट। और इनके डिफरेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हम दोबारा कवर नहीं करेंगे। बेटा वो डिफरेंस बिटवीन आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे, जाके आराम से देख लो। और देखने ज़रूरी है क्योंकि सेलिंग एंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है, दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो कि यूजुअली पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। चलिए इसी बात पे हम एक थोड़ी बड़ी सी केस स्टडी पे आते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी केस स्टडी है और इसका आंसर भी थोड़ा सा बड़ा है, तो ध्यान से पढ़िएगा। एक एक लाइन करके मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो गिनिका, तानिश एंड रोहित वो फ्रेंड्स, 3 बच्चे हैं। एक का नाम है गिनिका, एक का है तानिश और एक का है रोहित। गिनिका क्या नाम हुआ? ये तीनों दोस्त थे फ्रॉम कॉलेज डेज। कॉलेज में ये क्या बन गए थे? दोस्त बन गए थे। एंड नाउ दे आर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस। आज के दिन में ये तीनों ही अलग अलग तरह का बिजनेस चला रहे हैं। मतलब 3 दोस्त हैं जिनकी दोस्ती शुरू हुई कहाँ पे? कॉलेज में, और उसके बाद आज ये अपना बिजनेस चला रहे हैं रिस्पेक्टिव फील्ड में। They regularly meet and discuss their business ideas and exchange notes on customer satisfaction, marketing efforts, product designing, selling techniques, social concerns, etc. ये 3 दोस्त, 2 इनके कॉलेज डेज खत्म हो चुके हैं, अब ये बिजनेस में लगे हुए हैं। स्टिल ये रेगुलरली मिलते रहते हैं और ऐसे ही मिलते कि टू हैव फन नहीं, दे डिस्कस अबाउट बिजनेस आइडियाज। मतलब क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे प्लान करना चाहिए, मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजीज हैं, सेलिंग का क्या वो है, सेलिंग टेक्निक्स क्या है, सोशल कंसर्न्स आजकल क्या क्या, ये सारी चीज़ों के बारे में ये ऑफनली डिस्कस करते रहते हैं। इन वन सच मीटिंग गिनिका ड्रू द अटेंशन ऑफ तानिश एंड रोहित टूवर्ड्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर्स। अच्छा, क्योंकि मैं ये केस स्टडी का आंसर जानती हूँ इसलिए मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, तीनों लोग अपना अपना कुछ ओपिनियन शेयर कर रहे हैं और आपका आंसर उन ओपिनियन से ही निकल के आने वाला है। तो ये तीनों के ओपिनियन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले गिनिका का ओपिनियन शुरू हो रहा है। ये अपने दोनों दोस्त तानिश और रोहित के सामने बात कर रहे हैं कि आजकल कस्टमर्स का काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, होता है नॉर्मली मार्केट में। तो ये दोनों का ध्यान अट्रैक्ट करिए टूवर्ड्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर्स। ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर यहां से निकल सकता है। देन शी टोल्ड दैट most of the sellers were exploiting the customers in various ways and were not paying attention towards the social, ethical and ecological aspect of marketing। ये बोलती है कि मार्केट में इतने सारे सेलर्स हैं जो कि कस्टमर को एक्सप्लॉइट करने पे लगे हुए हैं और बिल्कुल भी सोशल, एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। Whereas she was not doing so। साथ में इसने क्लैरिफिकेशन भी दे दी कि भाई मैं तो ऐसा नहीं कर रही हूँ, भाई मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही हूँ। चलिए यहाँ पे गिनिका का ओपिनियन खत्म होता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस केस स्टडी जो आंसर है वो यहाँ से मिलेगा आपको, फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब बात शुरू होती है तानिश की। तानिश बोलता है that they were under pressure to satisfy the consumers but stated that the consumer would not buy or not buy enough unless they were adequately convinced and motivated for the sale। ये बोलता है कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने का, लेकिन कंज्यूमर है कि मानता ही नहीं है। मतलब या तो वो उतना खरीदेगा ही नहीं जितना चाहिए और या तो फिर वो खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। दोनों सिनेरियो हैं, या तो वो परचेज ही नहीं करता या फिर वो एडिक्वेटली परचेज नहीं करता जब तक उसे अच्छे से कन्विंस और मोटिवेट नहीं किया जाए।
यहाँ तानिश का ओपिनियन खत्म होता है. So these two lines were more associated with the तानिश ओपिनियन. चलिए अब है रोहित के बारे में. रोहित stressed that a company cannot achieve its objectives without understanding the needs of customers. रोहित बोलता है, रोहित ने अपनी बात रखते हुए बोला कि कंपनी तब तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकती जब तक वो कस्टमर्स की नीड्स को समझे ही नहीं. It was the duty of businessman to keep consumer satisfaction in mind because business is run by the resources made available to them by the society. ये बोलता है कि भैया कोई भी बिजनेस तब तक अच्छी तरह से नहीं चल सकता है जब तक वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई ना करे, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिजनेस होते हैं वो रिसोर्सेज कहाँ से लेते हैं? सोसाइटी से लेते हैं. सोसाइटी किससे मिलके बनी हुई है? कंज्यूमर से मिलके बनी हुई है. वही सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे? He further stated that he himself was taking into consideration the needs of customers. ये बोलता है ये खुद भी कस्टमर्स की नीड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था. Identify the various types of thinking that guided Ginika, तानिश एंड रोहित. आपको बताना है कि इन तीनों की जो थिंकिंग है वो किस तरह से गाइडेड है इन द मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ देयर बिजनेस. जब वो मार्केटिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस की तो वो किस तरह से गाइडेड है. ऑल्सो स्टेट वन और मोर फीचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग आइडेंटिफाइड दैट इज नॉट गिवन इन द अबव पैरा. ओके, सो मैं आपको बता दूं, 3 दोस्त थे, ठीक है, गिनिका, तानिश, रोहित. ठीक है, गिनिका का क्या कहना था कि कस्टमर की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, कस्टमर को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है. चलिए बहुत सही. तानिश ने बोला कि यार कितना भी कन्विंस करने की मतलब कितना भी कोशिश कर लो, कस्टमर खरीदता नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो कन्विंस नहीं होता और मोटिवेटेड नहीं होता वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए. इसने बोला रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं. और सोसाइटी किससे मिलके बनती है? कस्टमर से मिलके बनती है. तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए और मैं खुद भी करता हूँ. किनेका ने बोला मैं एक्सप्लॉइट नहीं करती हूँ लोगों को. इसने बोला मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी छूट जाती है. अब ये 3 लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस थे. ठीक है, दिस वॉज द स्टोरी. अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया है कि इन तीनों की एक थिंकिंग है बिजनेसेस को लेके, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को लेके. आपको ये बताना है इनकी थिंकिंग को गाइड कौन से फैक्टर्स कर रहे हैं और उन सारे फैक्टर्स के एक या दो शायद फीचर्स भी बताने हैं. State one more feature of the various types of thinking identified that is not given in the above para. आपको एक और फीचर के बारे में बताना है जो कि above para में आइडेंटिफाइड नहीं है, but that's a secondary thing. First you have to tell about the feature जो कि इसमें गाइड मतलब जो गाइडलाइन की तरह यूज हो रहा है. जल्दी बताइए. हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं मार्केटिंग में, कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, कुछ हिंट दे रही हूँ मैं, याद आ रहा है कुछ? सो आपको गिनिका, तनिष और रोहित तीनों का ओपिनियन के ऊपर बेस्ड वो गाइड लिखनी है कि किस चीज़ से गाइडेड है उनकी थिंकिंग. एंड ये तीनों का आंसर जो है मतलब तीनों का कंबाइंड वे में आंसर बनेगा. तो हर पॉइंट के अलग मार्क्स होंगे. अगर आप एक का भी गलत लिखते हो, फर्स्ट से आपने रोहित का गलत लिख दिया तो आपका आंसर में मार्क कट जाएगा. तो तीनों को मिला के कंबाइंड आपको आंसर मिलने वाला है, मतलब वो मिलने वाला है, मार्क्स मिलने वाले हैं. चलिए शुरू करो, फिर मैं आंसर देना आपको. शुरुआत करते हैं हम किससे? गिनिका से. सबसे पहले ये बोलते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग दैट गाइडिंग द मार्केटिंग एफर्ट्स वर. गिनिका का था सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. गिनिका किसके बारे में सोच रही थी? गिनिका सोच रही थी उन कंज्यूमर्स के बारे में जिससे सेलर्स एक्सप्लॉइट करते हैं. तो यहाँ पे इसका जो पूरा थिंकिंग था वो किस चीज से गाइडेड था? सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स के टूवर्ड्स, कि ये लोगों के बारे में सोच रही थी,
इंस्टेड ऑफ पैसा बनाने के बारे में शी वॉज थिंकिंग अबाउट द पीपल, द कंज्यूमर्स, द कस्टमर्स, कि उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए, जो बाकी सेलर्स कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, तो इसका थिंकिंग का तरीका था सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जब हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना तो हम ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं। फीचर ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कोई भी एक फीचर लिख दो, ये सारे आई गेस कवर किए हुए हैं तो मेरे को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ क्योंकि यू नो लाइक एफर्ट्स रिपीट होते रहते हैं। जब ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है तो वहीं से देख लीजिए ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अब तानिश पे। तानिश क्या सोच रहा था? तानिश सोच रहा था कि लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, तब भी बिकता है कुछ। तो तानिश सोच रहा था सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कि बेचा कैसे जाए, कैसे लोगों को कन्विंस किया जाए कि आओ आओ हमसे ही खरीदो। उसका मेन फोकस क्या था? वो क्या बोल रहा था कि यार कितनी भी कोशिश करो लोग खरीदने ही नहीं आते, या खरीदते हैं तो एडिक्वेट नहीं खरीदते। तो बार बार व्हाट ही वाज थिंकिंग अबाउट सेलिंग, कि सेल नहीं हो रही है। तो उसका कॉन्सेप्ट कौन था? उसका थिंकिंग कॉन्सेप्ट कौन सा था? सेलिंग कॉन्सेप्ट। और सेलिंग कॉन्सेप्ट के भी अगेन बहुत सारे फीचर्स हमने पढ़े हुए हैं, तो ये आई गेस आप कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं रोहित पे। रोहित वॉज थिंकिंग अबाउट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कैसे? रोहित क्या सोच रहा था? चलिए ले चलती हूँ मैं केस स्टडी पे आपको फर्स्ट से। रोहित सोच रहा था कि कंपनी को तब तक ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे जब तक वो लोगों के नीड्स के बारे में नहीं सोचेगा। अच्छा, आपको याद हो तो अभी मैंने एक मार्केटिंग का क्वेश्चन डील किया था, सेलिंग एंड मार्केटिंग। वहाँ पे मैंने फोकस किया था कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मार्केटिंग से एसोसिएटेड। सो व्हाट दे आर सेइंग इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा है रोहित, क्योंकि अगेन एंड अगेन ही इज टेलिंग हिज फ्रेंड्स कि भाई मार्केटिंग पे मतलब कोई भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वो मेन है। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम अचीव नहीं कर पाएंगे अपने गोल्स। तो उसका मेन फोकस उसके टूवर्ड्स था, इसलिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगेन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होती हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा समरी पे जाऊँगी इस पर्टिकुलर केस स्टडी की, क्योंकि ये केस स्टडी वाकई में बहुत अच्छी केस स्टडी थी, और इस लेवल की केस स्टडीज आती हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये पूरी केस स्टडी 3 लोगों पे बेस्ड थी, 3 लोगों का ओपिनियन था, और उनके ओपिनियन पे बेस हमें कॉन्सेप्ट्स बतानी थी कि किस बारे में सोच रहे हैं। गिनिका ने कस्टमर्स के बारे में सोचा, उनके एक्सप्लॉयटेशन के बारे में सोचा, तो शी वाज थिंकिंग अबाउट सोसाइटी फर्स्ट। दूसरा वाला तानिश जो था वो सोच रहा था कि मैं बेचूं कैसे, क्योंकि लोग खरीदते ही नहीं है, तो ही वाज थिंकिंग अबाउट सेलिंग थिंग। और रोहित जो था वो लोगों की सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, तो वो मार्केटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थी। तो 3 अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके पूरा केस स्टडी बनाया गया है, और उसका आंसर भी बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा। किसी भी पॉइंट में अगर आप कोई गलती करते हैं तो उस पॉइंट का रिस्पेक्टिव मार्क जो होगा वो कट जाएगा। तो इस तरह की केस स्टडीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दीज आर रियली नाइस केस स्टडीज़। ठीक है, चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट केस स्टडी पे। ओके, सो ये केस स्टडी सलोनी के बारे में है। सलोनी कौन है? एक लड़की है जो कि बिजनेस शुरू करना चाहती है खुद का। अच्छा, आई हैव सीन दिस ट्रेंड कि आजकल ना लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं स्मॉल बिजनेसेस खोलने के लिए। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका भी मतलब 12th पास हुआ है एंड दे आर लाइक इनटू स्मॉल बिजनेसेस ऑलरेडी। तो येस, दिस इज लाइक काइंड ऑफ आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रही चीज़। तो सलोनी इंटेंड्स टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज दैट प्रोड्यूसेस चॉकलेट। सलोनी का भी सपना है कि उसे एक बिजनेस खोलना है, किसका? सबका फेवरेट चॉकलेट। अब इसके लिए क्या कर रही है? Initially, in order to access the tastes and preferences of people about the chocolates, she used social media and online surveys. आज का एक और ट्रेंड है कि कभी भी किसी इंसान को अगर बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो जानता है कि लोगों की मतलब जानने की कोशिश करता है कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है, लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि मैं कुछ भी बना दूं और फिर मैं बेचने लग जाऊं तो लोगों को नहीं चाहिए, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ मेरा बिजनेस खोलने का। अल्टीमेटली हमें वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए ना जिसकी नीड है सोसाइटी में। पहले के डेज में क्या हुआ करता था, कोई भी किसी भी चीज़ का बिजनेस खोलता था और डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाती थी मार्केट में, क्योंकि बहुत कम बिजनेसमैन थे। लेकिन आज तो मशरूम की तरह बिजनेसमैन फैल गए हैं।
तो ऐसे में आप सोचें कि भाई मैं कोई भी चीज़ का बिजनेस खोलूँ और वो चलेगा ही चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको पहले लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस समझना पड़ेगा। अगर आपको वो समझ में आ जाता है, फिर आपको समझ में आता है कि मैं वो प्रिपेयर करके उनको बेच सकता हूँ, तो आप अपना बिजनेस खोलिए। तो शी डज द सेम थिंग कि इसने सबसे पहले लोगों का ओपिनियन जानने की कोशिश की कि चॉकलेट्स, किस तरह की चॉकलेट्स पसंद है, कैसे पसंद है, कब खाना पसंद करते हैं, डार्क चॉकलेट ज़्यादा पसंद है या नॉर्मल चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। ये सारे चीज़ें इसने ऑनलाइन सर्विस के थ्रू कंडक्ट कर, मतलब ऑनलाइन सर्विस कंडक्ट करके लोगों से जानने की कोशिश की। चलिए, इतना इसने कर लिया। Thereafter, she prepared a detailed SWOT analysis of her enterprise to devise a strategy that will give her an edge over competitor. इसने SWOT एनालिसिस किया। आई गेस आप सबको पता होगा स्ट्रेंथ वीकनेस वाला जो एक वो रहता है, मतलब हमारा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स वाला एक वो रहता है ना एनालिसिस, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, ताकि हम उन पर और ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकें। तो इसने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एज पाने के लिए, उनसे बेटर परफॉर्म करने के लिए स्वॉट एनालिसिस भी कर लिया। Based on her analysis of the market, she planned another segment of the chocolate called Desi Delight. इसने जो ओपिनियन लोगों से लिया उसके अकॉर्डिंग इसको पता चला कि लोगों की प्रेफरेंस कुछ इस तरह से जा रही है कि उन्हें थोड़े अलग वैरायटी की चॉकलेट पसंद है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया, एक देसी डिलाइट के नाम से अलग सेगमेंट स्टार्ट किया चॉकलेट्स का। She planned to fix up the price of chocolate relatively lower in beginning and increasing later on where demand peaks. इसने क्या सोचा, ये देसी डिलाइट्स का पहले प्राइस ही बहुत कम रखेगी, फिर वो बढ़ाती जाएगी बढ़ाती जाएगी बढ़ाती जाएगी अकॉर्डिंग टू द डिमांड। नॉर्मल बिजनेसमैन यही करते हैं। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाई भी है कि स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेसमैन कम प्राइस रखता है, फिर लोगों को एक बार जब उसकी आदत हो जाती है प्रोडक्ट की, फिर वो आहिस्ता 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 बढ़ाने लग जाता है। तो शी हैज़ मतलब द सेम प्लान, ठीक है। इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, ऊपर वाला केस जो आपने पढ़ा है उसके कंटेक्स्ट में आपको दो चीजों का आंसर करना है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स बीइंग डिस्कस इन द अबव पैरा। मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था अपन ने, मार्केटिंग मिक्स के बहुत सारे एलिमेंट्स भी पढ़े थे हमने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊपर वाले पैराग्राफ में मार्केटिंग मिक्स के कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में बात हुई है। एंड सेकेंड, एक्सप्लेन ब्रीफली द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ। ऊपर के पैराग्राफ में जो भी फंक्शंस लिखे हुए हैं मार्केटिंग के, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। जब ये बोलते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं, तो बेटर परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पैराग्राफ की वो स्पेसिफिक लाइन उठानी चाहिए और उससे एसोसिएटेड जो भी फीचर हो, जो भी पॉइंट हो, वो सारा लिख देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि इस बच्चे को वाकई में पता है कि कौन से पॉइंट से कौन से वाला फीचर निकल के आ रहा है। इन ऑर्डर टू गेट मोर मार्क्स, मतलब आपका इंप्रेशन अच्छा जाए एग्जामिनर पे, ये आपको करना चाहिए। मैं बताऊंगी अभी मैंने क्या बोला, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। बट बिफोर दैट लेट मी रिपीट द स्टोरी। स्टोरी गोज लाइक दिस कि सलोनी नाम की एक लड़की है जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। किसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है? चॉकलेट्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही उसने लोगों की प्रेफरेंस जानने के लिए ऑनलाइन सर्विस कंडक्ट की, जिसके थ्रू उसे पता लगा कि लोगों को किस तरह की चॉकलेट्स पसंद है। तो उसने एक सेगमेंट स्टार्ट किया नॉर्मल से हटके, देसी डिलाइट्स करके, ठीक है। अब इसमें वो चॉकलेट्स में देसी कुछ तड़का मारने वाली थी। अब इनिशियली उसने उस चीज़ का प्राइस थोड़ा कम रखा और फिर मतलब थोड़ा कम रखने के बारे में सोचा और आहिस्ता आहिस्ता वो प्राइस बढ़ाना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे इसने कुछ दो चीज़ों के बारे में सोचा है। दैट्स अ हिंट फॉर यू पीपल। दो चीज़ों के बारे में सोचा है। आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो कि मार्केटिंग मिक्स से एसोसिएटेड है और इनमें पॉइंटेड आउट हैं। एंड सेकेंडली आपको फीचर्स बताने हैं मार्केटिंग के, विच इज़ वेरी सिंपल, बट ये ध्यान में रखते हुए कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कौन कौन से फीचर्स के बारे में बात हुई है। तो ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब आप जल्दी से अपना टाइम लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। अगर आपको आंसर पहले से क्लिक कर रहा है तो दैट्स वेरी नाइस, लेकिन अगर आंसर क्लिक नहीं कर रहा है तो पॉज कर दीजिए वीडियो को, बाद में देख लीजिएगा, बट आंसर पहले अपने दिमाग में लाना, उसके बाद यहाँ पे चेक करना, ठीक है। तो फर्स्ट मार्केटिंग मिक्स के कौन से एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करें तो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट एंड प्राइस। हाउ? सलोनी ने पहले किसके बारे में सोचा?
सलोनी ने देसी डिलाइट के बारे में सोचा। देसी डिलाइट क्या है? देसी डिलाइट एक प्रोडक्ट है जो कि वो प्रोड्यूस करने वाली है। सेकेंडली, उसने सोचा कि प्राइस इनिशियली वो कम रखेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा करती जाएगी। तो यहाँ पे उसने किसके बारे में सोचा? यहाँ पे उसने प्राइस के बारे में सोचा। प्रोडक्ट एंड प्राइस दोनों चीजें हमने मार्केटिंग मिक्स में पढ़ी थी, ये एलिमेंट्स दोनों ही पढ़े थे हमने वहां पे, तो बस आंसर भी क्या हो जाएगा? दोनों ही हो जाएंगे। चलिए, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में सोचें जो डिस्कस हुई है अबव, मतलब उस पैराग्राफ में। तो यहाँ पे मैं जो बात बोल रही थी आपको कि उसने ये काम किया, उसने ये काम किया, उसने ये काम किया, स्टोरी में लिखा हुआ था ना, वहीं से पिक करते हुए इन्होंने आंसर दिया है कि ये वाला फीचर इस लाइन के थ्रू आया। फर्स्ट से शी यूज द सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन सर्वे, उसने ऑनलाइन सर्वे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। तो यहाँ से गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, उसने क्या किया? कौन सा वाला फीचर किया, कौन सा वाला फंक्शन किया मार्केटिंग का? उसने वो वाला फंक्शन किया जिसमें हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। मार्केटिंग किसके बारे में? मार्केटिंग है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बारे में। कस्टमर तो तब सेटिस्फाई होगा जब आपको पता होगा कस्टमर को चाहिए क्या, आप वो चीज प्रोड्यूस कर रहे होंगे जो कस्टमर को चाहिए होगी। तो अल्टीमेटली पहले कस्टमर की मतलब जो प्रेफरेंसेस हैं उनको जानना आपको ज़रूरी है, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी मार्केट की, एंड वही चीज़ वो कर रही है। शी यूज सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन सर्वे, और ये क्या होता है? मार्केटिंग का एक फंक्शन होता है। तो लाइन भी उठा दी हमने और फंक्शन भी लिख दिया, तो यहाँ से क्या हुआ? अच्छा इंप्रेशन पड़ा कि इसको लाइन बाय लाइन पता है कौन कौन से फंक्शन उठाए हुए हैं। ऐसे ही सेकेंड लाइन थी, शी प्रिपेयर स्वॉट एनालिसिस, बंदे ने काम किया है। तो ये क्या है? मार्केट में टिकने से पहले मार्केट की प्लानिंग हो रही है, उसको पता है स्वॉट एनालिसिस कर लो, पता चल जाएगा कहाँ कैसे स्टैंड करेंगे, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एज पानी है। तो यहाँ पे पहले से वो क्या कर रही है? मार्केटिंग की प्लानिंग कर रही है। फिर है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टार्टेड न्यू सेगमेंट। प्रोडक्ट मैंने बताया था ना, देसी डिलाइट क्या है? नया प्रोडक्ट है। नए प्रोडक्ट के पहले वो प्रिपेयर करिए कि नया सेगमेंट खोलूंगी, ऐसा करूंगे, ऐसा करूंगे। तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि इसमें उसने सोच लिया हो कि देसी डिलाइट में क्या क्या मिलाना है, कैसे करना है। एंड लास्ट है फिक्स्ड लो प्राइस, प्राइसिंग। ये भी दैट्स ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, राइट। उसमें हम क्या करते हैं? प्राइस फिक्स करने के बारे में सोचते। तो उसने सोचा कि पहले कम रखूंगी फिर ज़्यादा कर दूंगी, तो यहाँ पे एक और फंक्शन हो गया मार्केटिंग का। एंड दैट्स इट। सो समरी बोलो इसकी, तो सलोनी एक नया बिजनेस खोलना चाहती थी, तो उसने कुछ कुछ अपनी तरफ से काम किए, और अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सलोनी ने जो जो काम किए हैं वो आपको किस किस चीज़ की याद दिलाते हैं मार्केटिंग चैप्टर में से। तो हमें प्राइस की और प्रोडक्ट की याद दिलाते हैं। और मार्केटिंग की कौन कौन से फंक्शन इसने किए हैं? इसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, नए प्रोडक्ट के बारे में सोचा है, नए प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में सोचा है, कैसे ये कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट एज पाने वाली है, स्वॉट एनालिसिस करके वो बताया है। तो अल्टीमेटली यहाँ से आपका पूरा का पूरा केस स्टडी सॉल्व हो जाता है। मैं सांस ले लूँ थोड़ी सी अगला केस स्टडी पढ़ने से पहले। चलिए, ये केस स्टडी क्या बोलता है? ओके, ये वाली केस स्टडी थोड़ी सी कॉमर्स स्टूडेंट्स की बुद्धिजीवी होने का प्रमाण है, ठीक है। बुद्धिजीवी क्या होता है पता है ना? पता ही होगा। एनीवेज, ये बोलती है, एज अ प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट द कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज स्कूल, एक स्कूल है जिसका नाम है नॉलेज स्कूल, ठीक है, नाम ही नॉलेज स्कूल है। इस नॉलेज स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स वाले, ध्यान दीजिएगा कॉमर्स वाले, वो अपना बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस। Thought of setting up a recycling plant to recycle all the waste papers from the school and prepare registers and exercise books to be used by the school students. Wow, what a thought. What they are planning is, recycling units होती है ना जो पेपर को रिसाइकिल करती हैं, मतलब गंदे पेपर को थोड़ा रिसाइकिल करके नया बना देती हैं। तो इसने इन बच्चों ने सोचा, इतने बुद्धिजीवी बच्चे थे, इन्होंने सोचा कि स्कूल में जितने भी रफ पेपर्स हैं, बेकार पेपर्स हैं, जो डस्टबिन में पड़े रहते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, उन सबको कंबाइन करेंगे, रिसाइकलिंग यूनिट में डालेंगे और रिसाइकिल पेपर निकालेंगे, उस पर टेक्स्ट बुक्स, वर्कबुक्स मतलब जो प्रैक्टिस वाली होती हैं, उनको उस तरह से एक्सरसाइज मतलब उस तरह से यूज़ करेंगे। सो बेसिकली व्हाट दे वर प्लानिंग कि रिसाइकलिंग यूनिट इस्टेब्लिश करेंगे,
गंदा पेपर डालेंगे, फ्रेश पेपर निकालेंगे और उसे स्कूल स्टूडेंट्स ही यूज करेंगे। फिर सोच रहे हो कितना दिमाग है। They approached their principal, who not only appreciated the idea of the students but also gave them consent for the same. क्यों नहीं देंगे, इतना बढ़िया आइडिया है, क्यों प्रिंसिपल मना करेंगे कि नहीं मैं अपना वो नहीं दे रहा इसको। तो प्रिंसिपल जो है इनके स्कूल के, उन्होंने जब आइडिया सुना तो अपने चेयर से उछक के बोला, अरे वाह वाह वाह, व्हाट एन आइडिया, चलो शुरू करो, मैं तो अपनी पूरी कॉन्सेंट दे रहा हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं किया उन्होंने, इसके अलावा स्कूल ने ये भी डिसाइड किया कि 50% जो रेवेन्यू जनरेट होगा सेल करके रजिस्टर्स और एक्सरसाइज बुक से, वो हम एक ब्लाइंड स्कूल को देंगे। मतलब 100 रुपये अगर हम कमाएंगे ऐसे रिसाइकिल रजिस्टर से, तो उसका 50 रुपया हम किसी ब्लाइंड स्कूल को डोनेट कर देंगे। अच्छा, मतलब एक तो हम एनवायरनमेंट का भला कर रहे हैं, कैसे, हम पेपर रिसाइकिल कर रहे हैं तो दोबारा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे पेपर बनाने के लिए, तो एक फायदा हम एनवायरनमेंट का कर रहे हैं। दूसरा फायदा हम ब्लाइंड स्कूल का कर रहे हैं, क्योंकि जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 50% हम उनको देने वाले हैं। दो सोसाइटल काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, सोच के देखिए। बट साथ में ये भी सोचिए कि इसका उन पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है, ये केस स्टडी इज नॉट अबाउट दैट। आगे पढ़ते हैं। State the product related decision which the children have to take. ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड वो कौन सा डिसीजन है जो कि चिल्ड्रन को लेना पड़ेगा। और सेकंड, suggest any 2 factors the children should keep in mind while choosing the right name for their exercise books and registers. जब वो एक्सरसाइज बुक्स और रजिस्टर्स प्रिंट करने के बारे में सोचेंगे, मतलब उसका कवर बुक बनाएंगे ना कुछ, तो उसको क्या नाम देना है उसके बारे में बताइए कि वो कैसा होना चाहिए। सो बेसिकली 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला आपको बताना है प्रोडक्ट रिलेटेड कौन सा डिसीजन बच्चों को लेना पड़ेगा इस पूरी एक्सरसाइज में जो वो कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड कौन सा डिसीजन उन्हें लेना पड़ेगा। सेकंड, जो वो नाम सेलेक्ट करेंगे एक्सरसाइज का, बुक्स का, रजिस्टर्स का, उसका मतलब 2 फैक्टर्स दैट, मतलब उसको नेम डिसाइड करने से पहले वो कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे वो नेम रखा जाएगा, कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग द नेम, वो भी आपको बताना पड़ेगा। सो इस तरह से ये पूरा केस स्टडी है। चलिए अब थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। कॉमर्स स्टूडेंट देखिए क्या क्या कर रहे हैं, तो आप इस केस स्टडी का आंसर तो दे ही सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं आराम से, राइट। तो अपना 2 सेकंड का टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए इसके बारे में कि कैसा क्या डिसीजन होना चाहिए, एंड देन वी विल जंप टू द आंसर। ओके, मैं थोड़ा हट जाती हूँ फ्रेम से, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे बार बार कंप्लेन करते हैं कि मैम आप सामने से नहीं हटते हो, हम स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पाते हैं। तो बेटा लो, स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, ठीक है। आई होप ले लिया होगा, नहीं लिया तो पॉज करके ले लेना, ठीक है। मैं अब आंसर डिस्प्ले करना जा रही हूँ। फर्स्ट मैं इसका आंसर बताऊंगी, स्टेट द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन। प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन सा डिसीजन लेना पड़ेगा बच्चों को? बच्चों को लेना पड़ेगा ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग का डिसीजन। बच्चे क्या करने वाले हैं? बच्चे रिसाइकिल्ड पेपर से रजिस्टर्स, वर्कबुक्स बनाने वाले हैं। तो जब वो बनाएंगे तो उसे किसी चीज़ में पैक करके देना पड़ेगा, उसकी लेबलिंग के बारे में सोचना होगा कि क्या लिखना है, नाम कहाँ प्रिंट होना चाहिए, ब्रांड कौन सा लिखें, क्या स्कूल का नाम ही ब्रांड के रूप में लिख दें। तो ये सारे डिसीजंस बच्चों को लेने पड़ेंगे। सेकेंड, नाम सोचते वक्त उन्हें कौन सी 2 चीज़ें, 2 फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। वो तुम कुछ भी लिख सकते हो, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही तुम लिखो। यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट एंड सिंपल और यूनिक। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में सोचता है कि बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए, तो वो कोशिश करता है कि उसका बिजनेस का नाम बहुत अट्रैक्टिव, यूनिक और याद रखने वाला होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल यूनिक रख दो ना, कि बिल्कुल कुछ अटपटा ही रख दिए, तो लोग ऐसे नाम को भूल जाते हैं। कुछ ऐसा नाम रखो जो लोगों को याद भी रहे, उनके लिए सिंपल भी हो प्रोनाउंस करना, शॉर्ट और प्रिसाइज हो, ज़्यादा लंबा नाम लोग याद नहीं रख पाते, एंड एट द सेम टाइम यूनिक भी होना चाहिए। बिल्कुल कॉमन नाम तुम रख दोगे उसमें भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो बच्चों को ध्यान में रखने पड़ेंगे बिफोर डिसाइडिंग द नेम ऑफ द पर्टिकुलर रजिस्टर और बुक, मतलब द ब्रांड नेम दैट दे आर प्लानिंग टू डिसाइड। ओके, सो याद रखना ये सेकेंड वाला पॉइंट आपका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है।
बस आप क्या कर देना, एक लाइन में उसे एक्सप्लेन कर देना व्हाई यू थिंक दीज 2 पॉइंट्स आर वैलिड, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा हुआ, बट यू कैन एक्सप्लेन इट टू, ठीक है। चलिए समरी में एक बार बताऊं तो समरी में कुछ नहीं है, बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। प्रोजेक्ट कैसे होने वाला है, एक रिसाइकिल मशीन लगेगी जिसमें इधर से वेस्ट पेपर जाएगा, उधर से नया पेपर निकलेगा, जो नया पेपर है उसके रजिस्टर्स बनाएंगे, वर्कबुक्स बनाएंगे, स्कूल में ही बेचेंगे, पैसे कलेक्ट करेंगे, उसका 50% ब्लाइंड स्कूल को देंगे और प्रिंसिपल बहुत खुश हो गए इस बात को सुन के। एंड इस तरह से ये पूरा मतलब केस स्टडी था। और आपको बताना था प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या सोचना पड़ेगा बच्चों को, तो ब्रांडिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, लेबलिंग पैकेजिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, और कौन से फैक्टर्स हैं नाम डिसाइड करने से पहले ना, बस सिंपल होना चाहिए, स्वीट सा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एंड दैट्स इट। चलिए ये केस स्टडी भी हमारी क्या होती है, ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी पे आ जाते हैं, ठीक है। ये केस स्टडी क्या बोलती है, ओके सो ये वाली केस स्टडी थोड़ी सी लेंदी नहीं है, बहुत लेंदी है, बट इसका आंसर बहुत ही छोटू सा है। ऐसी केस स्टडीज होती हैं जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम खा लेती हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन आंसर के टाइम पे अपन को लगता है यार बस इतना सा आंसर था यार, थोड़ी छोटी केस स्टडी दे देते, बट नहीं, अपन को ऐसी केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी है। सो मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, ये क्या बोलती है, ये बोलती है after acquiring the necessary knowledge and skills on starting an aloe vera farm। okay, so ये aloe vera farm शुरू होने के बारे में बात हो रही है। आफ्टर एक्वायरिंग द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल, किसी इंसान के बारे में बात हो रही है जिसने नॉलेज एक्वायर कर ली है, स्किल्स एक्वायर कर ली है एलोवेरा फार्म खोलने से पहले। ओके, वो इंसान का नाम है अशोक, हमारे कैमरामैन भी हैं एक अशोक बाय द वे। अशोक wanted to be leading manufacturer of aloe vera products worldwide। सो अशोक जी का सपना है कि वो पूरी दुनिया पे अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं और एलोवेरा का एक बहुत बड़ा सा फार्म खोलना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए उसके लिए वो नॉलेज और स्किल्स ले चुके हैं। He observed that the products were expensive as the demand of the product was more than the supply। इकोनॉमिक्स का बहुत सिंपल सा रूल है कि डिमांड अगर ज़्यादा होती है, सप्लाई अगर कम होती है, तो प्रोडक्ट का प्राइस होता है। पढ़ा हुआ है ना, नहीं पढ़ा तो साक्षी मैडम है, उनकी वीडियोस देखिए और पढ़िए। तो ये सोच रहा था कि प्रोडक्ट के प्राइसेस इतने महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। He was also keen to promote the methods and practices that were economically viable, environmentally sound, and at the same time protecting public health। ये ऐसे भी मेथड्स के बारे में सोच रहा था जो कि इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद हो, मतलब पैसा भी अच्छा आ जाए, एंड एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट को भी हार्म ना पहुंचे और पब्लिक हेल्थ भी मेंटेन रहे। मतलब इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा है, अपने पूरे एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहा है। Ashok's main consideration was about the amount of money paid by the consumer in consideration of the purchase of aloe vera products। शॉर्ट में बोलूँ तो एलोवेरा प्रोडक्ट्स का क्या प्राइस होने वाला है उसके बारे में ये सोच रहा था। ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है ना, द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय कंज्यूमर्स इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट, मतलब प्राइस। अशोक का मेन कंसिडरेशन प्राइस को लेके था। He also thought that the competitors' prices and their anticipated reaction must also be considered for this। अब वो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस सेट करने के बारे में सोच रहा था, तो उसने बोला कॉम्पिटिटर्स के प्राइस भी देख लूँ। मैंने आपको बताया था जब भी आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं तो आप कॉम्पिटिटर्स को ज़रूर देखते हैं, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस बिल्कुल सबसे बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, तो कोई प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएगा। आपको बिल्कुल वैसा ही साइज मतलब वो रखना पड़ेगा प्राइस जो कि बाकी सबके होंगे, या फिर उसे 1 रुपये 2 रुपये ऊपर नीचे, ठीक है। आफ्टर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड डूइंग करेक्ट मार्केटिंग प्लानिंग, he came to know that the consumer compare the value of the product to the value of money they are required to pay। जब इन्होंने पूरी एनालिसिस कर ली, अच्छी तरह पूरे रिसर्च कर लिए, तो उनको एक छोटी सी मामूली सी बात पता चली कि कस्टमर उतना प्राइस देने के लिए तैयार हो जाता है जितने की उसको सेटिस्फैक्शन, वैल्यू गेन हो उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, जो हम कॉमर्स स्टूडेंट को शायद 11th में ही पढ़ा दिया जाता है। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना कि कोई भी इंसान उतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए जितनी उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो इसने पूरी रिसर्च की और उसके बाद इसने यही पता लगाया। साइंस वाला होगा,
एनीवेज नेक्स्ट है द कॉमर्स, द कंज्यूमर, कॉमर्स चढ़ा पड़ा है मुंह पे। द कंज्यूमर विल बी रेडी टू बाय अ प्रोडक्ट व्हेन दे परसीव दैट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज एटलीस्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मनी विच दे वुड बी पेइंग। मतलब ये बोल रहा है कि ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट उनको ये तो लगना चाहिए कि जितना खर्च कर रहे हैं उतने की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। Since he was entering into a new market, he felt that he may not be able to cover all the costs. भाई जब भी हम लाइफ में कोई नया पड़ाव रखते हैं तो यूजुअली हमारे मन में बहुत सारी आशंकाएं होती हैं, बहुत सारी अप्रीहेंशंस होती हैं। ये भी नए मार्केट में कदम रख रहा था, ही वॉज ऑल्सो वेरी अप्रीहेंसिव। ये सोच रहा था पता नहीं कॉस्ट कवर होंगी कि नहीं होंगी, पता नहीं पैसे पूरे मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। He knew that in long run the business will not be able to survive unless all costs are covered in addition to minimum profit. इसको पता था कि अगर बिजनेस को लंबा चलाना है तो इसको कॉस्ट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कमाना ही पड़ेगा in order to make profit और make this business viable. देखिए कोई भी इंसान बिजनेस क्यों चलाता है? ताकि उसको प्रॉफिट हो सके। कोई भी लॉस बनाने के लिए बिजनेस नहीं चलाना चाहेगा और ना ही चलाना चाहिए। तो ये भी बहुत सिंपल सी बात सोच रहा था कि अगर मेरी कॉस्ट कवर होंगी और मेरे को प्रॉफिट जनरेट होगा तभी तो लॉन्ग रन में मैं इस बिजनेस को चला पाऊंगा। He examined the quality and features of the product of the competitors and the anticipated reaction of the consumer. इसने अपने competitors के quality और features देखे प्रोडक्ट के, मतलब जितने भी competitors थे जो कि एलोवेरा के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे थे उन सबके प्रोडक्ट्स मंगवाए, एग्जामिन किया, उसको पता लगाया कैसे हैं और कंज्यूमर का रिएक्शन भी एंटिसिपेट किया। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मैं खुद यूज़ करके देख रही हूँ, मुझे मज़ा नहीं आया तो मैं यही मानूंगी ना कि कंज्यूमर को भी ऐसे मज़ा नहीं आएगा, तो वैसे इसने एग्जामिनेशन किया। फिर ये बोलते हैं कंसिडरिंग द सेम ही डिसाइडेड टू ऐड सम यूनिक फीचर्स टू द पैकेजिंग एंड ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। ये बोलते हैं कि जब इन्होंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में ला लिए, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये पैकेजिंग में क्या यूनिक फीचर रखने वाले हैं, मतलब इनकी पैकेजिंग थोड़ी सी अलग होगी। एंड एट द सेम टाइम ये लोगों को फ्री होम डिलीवरी वाला ऑप्शन देंगे। लोगों को आजकल बहुत पसंद होता है बिकॉज नोबडी वांट्स टू गो टू मार्केट, मतलब इतना चल फिर के जाओ और एक चीज़ लेके आओ, घर से ऑर्डर करो घर पे आ जाएगी, क्या दिक्कत है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। The above case related to a concept which is considered to be an effective competitive marketing weapon. ये बोलते हैं कि जो राम कथा आपने पढ़ी है ना प्रीवियस स्लाइड पे और इस स्लाइड पे, वो एक कॉन्सेप्ट को दर्शा रही है, ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट को दर्शा रही है which is considered to be an effective competitive marketing weapon, जिसकी वजह से आप competitors के ऊपर एक एज पा सकते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एक वेपन, ठीक है, ऐसे मान के चलिए। In conditions of perfect competition, most of the firms compete with each other on this concept in the marketing of goods and services. अरे वाह, मतलब बिजनेस स्टडीज में ये आपको इकोनॉमिक्स का एक हिंट दे रहे हैं। ये लाइन का मतलब अगर आप समझ गए ना तो यू विल गेट टू नो कि इसका आंसर क्या है। ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को, ठीक है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ इकोनॉमिक्स की हेल्प दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं इन कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब मैं आपको ये नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन वाले कंडीशन में ज्यादातर फर्म्स इसी एक बात पे compete करती हैं, मतलब ज्यादातर फर्म्स के पास एक चीज होती है जिसपे वो compete कर रही होती है व्हेन इट कम्स टू परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन सिनेरियो इकोनॉमिक्स का पता है ना, उसमें सब लोग एक ही चीज पे आपस में compete कर रहे होते हैं। वो एक चीज क्या होती है, वही आंसर है इस पूरे केस स्टडी का। सो अबव केस एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, वो जो कॉन्सेप्ट है उसी के बेसिस पे लोग compete करते हैं व्हेन इट कम्स टू परफेक्ट कंपटीशन। आपको बस वही कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 फैक्टर्स डिस्कस इन द अबव केस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट सो आइडेंटिफाइड। जो आपने आंसर ए में कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई की है उसके 4 फैक्टर्स जो कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, मतलब इससे पहले वाले भी पैराग्राफ में जो यूज किए हुए हैं उनसे रिलेटेड 4 फैक्टर्स भी आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सो अगर मैं आपको इस केस स्टडी का पूरा सार समझाऊं तो बस इतना सा है कि एक इंसान है जिसका नाम अशोक है, वो एलोवेरा के बिजनेस में घुसना चाहता है और वो सिर्फ घुसना नहीं चाहता, वो एलोवेरा की इंडस्ट्री को बिल्कुल उसकी काया पलट कर देना चाहता है और बनना चाहता है वर्ल्ड वाइड फेमस। उसको पता है कि भैया
उसने सारे कॉम्पिटिटर्स के प्राइजेस भी देख लिए हैं, सारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स भी देख लिए हैं, एग्जामिन कर लिए हैं अच्छे से। उसने ये भी देख लिया कि लोग क्या चाहते हैं अल्टीमेटली, एंड अल्टीमेटली ये खुद पैसे बनाना चाहता है, प्रॉफिट गेन करना चाहता है, ताकि लाइफ लॉन्ग इसका बिजनेस चलता रहे। और उसके बाद इसने एक चीज़, मतलब उसने सारी चीज़ें बोलने के बाद यहाँ पे बोला है कि इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरी स्टोरी में एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी है आपको। वो चीज़ ऐसी है जिसके बेसिस परफेक्ट कंपटीशन में लोग compete करते हैं। एक बार आपने वो आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद उसके 4 फैक्टर्स डिस्कस करने हैं, एंड दैट विल बी योर आंसर। आई एम गिविंग यू टाइम। मैं पहले थोड़ा सा हट रही हूँ स्क्रीन से। ये देखिए, ये है केस स्टडी फर्स्ट पार्ट और ये है सेकेंड पार्ट। अगर आप नहीं रीड कर पाए हैं तो पॉज कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको इसका आंसर दिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा हिंट दूँ तो हिंट बस इतना है कि पूरी स्टोरी में वो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था। बताइए किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था? द कॉन्सेप्ट ही वॉज टॉकिंग अबाउट वॉज प्राइस और प्राइसिंग। वो पूरे उसमें यही बात कर रहा था कि मैं प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखूँ, प्रोडक्ट का प्राइस कैसा होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एज मिल जाए, प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा कैसा होना चाहिए कि लोगों को लगे सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट का प्राइस ऐसे कैसे होना चाहिए कि मेरी कवर भी हो जाए कॉस्ट और ऊपर से मुझे प्रॉफिट भी बन जाए। तो हर चीज़ में उसने क्या बात करी? प्राइस के बारे में भी बात करी, तो प्राइस ही अल्टीमेटली आंसर हुआ इसका। अब आपको 4 फैक्टर्स बताने थे प्राइस के: प्रोडक्ट कॉस्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, मार्केटिंग मेथड्स यूज, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, वहां से यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग भी करनी है। तो ऐसे आप 4 फैक्टर्स लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका पूरा केस स्टडी सॉल्व। मैंने आपको बोला था ना, ये केस स्टडी है थोड़ा सा लेंदी सा, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटू सा है। देखिए तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या था? प्राइस था। फैक्टर्स तो हम वैसे ही लिख देंगे। तो ऐसी केस स्टडीज भी आती हैं जिनको आपको अच्छा सारा टाइम देना पड़ता है, लेकिन आंसर राइटिंग में आपका टाइम सेव हो जाता है। तो ऐसी केस स्टडीज़ को देख के डरना नहीं है। डोंट बी लाइक कि मेरा तो आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा ये केस स्टडी पढ़ने में। बेटा उसका आंसर बहुत छोटू सा है, 2 मिनट लगेंगे लिखने में। नॉर्मल बड़ा थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है, उसको लिखने में कितना टाइम लगता? तो टाइम कॉम्पनसेट हो जाता है। ठीक है, तो डरिएगा बिल्कुल भी नहीं। इसी बात पे नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। ये क्या बोलती है? ओके, ये वाली केस स्टडी है एक लड़की के बारे में जिसने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक बिजनेस का आइडिया निकाला। क्या पढ़ते हैं? लड़की का नाम है अनुष्का। अनुष्का अलग सा नाम है थोड़ा सा। एवरी टाइम आई ट्रेवल्ड पीपल आस्क्ड मी टू ब्रिंग देम चिप्स, खाखरा, पिकल्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। ये अनुष्का अपनी लाइफ की त्रासदी बता रही है कि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, कोई मुझे बोलता है वहाँ से खाखरा लेते आना, तुम वहाँ जा रही हो वहाँ से वो चीज़ लेते आना, वहाँ जा रही हो वहाँ से वो चीज़ लेते आना। तो हमेशा मेरी ट्रैवलिंग ना बैगेज में कन्वर्ट हो जाती है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें भर के आनी पड़ती हैं। यहाँ से ये और इसका फ्रेंड सुमित, जो कि इसका कुलीग है, एक आइडिया ला रहे हैं। क्या आइडिया ला रहे हैं देखते हैं। फाइनली शी एंड हर कुलीग सुमित डिसाइडेड टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। ये ट्रैवलिंग वाली चीज़ की वहाँ से वो सामान वहाँ से मंगवाना, वहाँ से वो सामान मंगवाना, इससे उन्होंने एक बिजनेस आइडिया के बारे में सोचा है। इन्होंने फेसबुक पे एक पेज लॉन्च किया जिसमें इन्होंने लोगों से पूछा कि आपको क्या चाहिए। 100 आइटम्स की 100 प्लेसेस की लिस्ट बनाई और बहुत सारे वेंडर से कनेक्ट किया। मतलब ऐसे मानिए मेन्यू कार्ड है 100 प्लेसेस का, और 100 प्लेसेस पे अलग अलग चीज़ें हैं जो स्पेशल मिलती हैं, और उसका मेन्यू कार्ड ये फेसबुक पे लोगों को सप्लाई करें एंड आस्किंग पीपल कि आपको मेन्यू कार्ड में से क्या चीज़ ऑर्डर करनी है, हम आपको घर तक डिलीवर करेंगे। जस्ट लाइक स्विगी एंड जोमेटो, वो क्या करते हैं, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि उस खाने वाले प्लेस पे क्या क्या आइटम्स है आप देखिए, आपको जो पसंद है हमारा बंदा वहाँ जाएगा, वो आइटम लेगा और आपको घर तक आपको डिलीवर करेगा। बिल्कुल वैसा ही आइडिया है, बस यहाँ पे ये चीज़ है कि स्विगी एंड जोमेटो आपके स्टेट के विदिन, आपके एरिया के विदिन वर्क करते हैं। ये वाला पूरे इंडिया में वर्क करेगा कि आप घर बैठे हो, आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो दिल्ली से आपके लिए सामान आ रहा है, मुंबई से आपके लिए सामान आ रहा है, बैंगलोर से आपके लिए सामान आ रहा है, आंध्र प्रदेश से आपके लिए सामान आ रहा है। आंध्र प्रदेश वैसे इधर होता है, थोड़ा सा इधर चली गई, मेरी ज्योग्राफी गलत हो गई, लेकिन आंध्र प्रदेश से आपके लिए सामान आ रहा है। They were servicing people from Jaipur who wanted spices from Kerala. इन्होंने जब काम शुरू किया तो ये केरला के स्पाइसेस लेके जयपुर वाले को सप्लाई कर रहे थे।
पानीपत वाले लोगों को ये जम्मू का हलवा सप्लाई कर रहे थे, दिल्ली वाले लोगों को दार्जिलिंग की टी लीव्स सप्लाई कर रहे थे। थ्रू देयर बिजनेस दे विश टू ब्रिज द गैप बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स। अपने इस बिजनेस से इनका मेन मोटिव था कि ये गैप को ब्रिज करें, बायर्स और सेलर्स वाले, मतलब बायर्स और सेलर्स के गैप को ब्रिज करने का काम, मतलब इनको खत्म करने का काम इनको करना था, क्योंकि बायर अलग जगह पे बैठा हुआ है, सेलर अलग जगह पे बैठा हुआ है, तो ये आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इन्होंने बोला चलो इनका मीडियम बन जाते हैं, हम मिडलमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं ये। द बिजनेस इज नाउ वर्थ मिलियंस। वाओ, ये ओला, ओयो, ये जोमेटो, स्विगी, ये सारे क्या थे, ये बहुत ही वियर्ड से कुछ कुछ आइडियाज़ थे जो कभी किसी के दिमाग में आए थे और इनिशियली किसी ने इनको सुना भी नहीं था, लेकिन लेटली अब सोचो ये कितने प्रॉफिटेबल वो बन गए हैं वेंचर्स, मान के रखो ज़्यादातर बन गए हैं, एक आधा ऑब्वियसली फेल होता ही होता है, ठीक है, और इनिशियली बहुत बार लॉसेस भी होते हैं, बट अगेन ये भी एक ऐसा ही आइडिया था जो बहुत वियर्ड सा लग रहा था, साउंड कर रहा था, लेकिन अब मिलियंस में जा चुका है। इस पूरी स्टोरी को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन एनी 2 important activities that Anushka and Sumit will have to be involved in making the goods available to the customer at the right place in the right quantity and the right time। अच्छा, ओके, हिंट दे दी इन्होंने, मतलब आपको ये बोल रहे हैं कि आपको 2 important एक्टिविटीज के बारे में बताना है जो कि अनुष्का और सुमित को करनी पड़ेंगी ताकि वो कस्टमर्स को राइट प्लेस पे, राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम पे गुड्स अवेलेबल करा सके। राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस, हमने किस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, याद करो उससे, बस वही आंसर होगा इस पूरे केस स्टडी का। मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी दोबारा से वो करवा देती हूँ। अनुष्का एक लड़की है जो कि बेसिकली क्या कर रही थी, ट्रैवलिंग करते वक्त बहुत सारे लोगों का पार्सल उठाती रहते थे कि यहाँ से खाकरा ले आई, वहाँ से ये ले आई, वहाँ से वो ले आई। तो उसको आया कि यार ऐसा कोई बिजनेस शुरू किया जा सकता है, क्योंकि केरला में बैठा हुआ इंसान गुजरात के खाकरा खाना चाहता है और पानीपत में बैठा हुआ इंसान जम्मू का हलवा खाना चाहता है। वैसे मैंने कभी सुना नहीं था कि बीइंग अ पानीपत में रहने वाला इंसान, मैंने कभी हलवा नहीं मंगवाया जम्मू से, बट ठीक है, होगा शायद कुछ नया ऐसा ट्रेंड। दिल्ली में बैठा हुआ इंसान दार्जिलिंग से चाय मंगवाना चाहता है। तो ऐसे सब लोग अलग अलग एरिया से कुछ कुछ सामान मंगवाना चाहते हैं जो वो यूजुअली नहीं मंगवा पाते। तो क्यों ना एक मिडलमैन बन के उन्हें वो चीज़ सप्लाई की जाए। जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि आप दूर बैठे हुए हो, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठे हो, आपको वहाँ से दूर वाली प्लेस से कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, आप अमेजन पे जाओ, उसका प्राइस चेक करो, ऑर्डर प्लेस करो, वो आपको डिलीवरी दे देंगे। एग्जैक्टली यार, मेरे को क्लिक ही नहीं किया उस टाइम पे। दिस इज अमेजन और फ्लिपकार्ट का आइडिया ओनली। और आज ये कंपनी ये काम शुरू करते करते अनुष्का और सुमित की मिलियंस कमा रही है। बस आपको ये बताना है इनकी स्टोरी को ध्यान में रखते हुए कि वो 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो कि इनको करनी पड़ेंगी ताकि ये राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट इंसान को राइट क्वांटिटी में वो पर्टिकुलर चीज़ सप्लाई कर सके। अब मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ, इसको क्लियर कर देती हूँ। आप देख लीजिए इसका पूरा केस स्टडी, एंड अगर समझ में नहीं आए पॉज करो, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो। आंसर तभी देखना जब तुम्हारे दिमाग में कोई आंसर हो, ठीक है। Now I am coming back to the frame and the answer for this case study is activities components of physical distribution। जब हम physical distribution पढ़ रहे थे तो हम ये right time, right place, right quantity, right this, right that पढ़ रहे थे। yes, तो वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी और वही activities components इससे associated है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, चारों में से कोई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 2 लिखनी है आपको, any 1 नहीं, any 2। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। अब मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ। बार बार सेम चीज़ एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं बनता। वो जाके वो वाली वीडियो देखो, वहाँ पे बढ़िया सा कमेंट करो और उसके बाद वापस आओ और आगे की केस स्टडी कंटिन्यू करो। चलिए, इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस स्टडी पे, जो कि है श्री माया होटल के बारे में। ओ, ये तो हमारे पास ही है क्योंकि ये तो इंदौर में लोकेटेड है और आप सबको पता है हम भोपाल से हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या बोलते हैं। ओके, श्री माया होटल इन इंदौर was facing a problem of low demand for its room due to off season। आप सबको पता ही होगा हर इंडस्ट्री का एक सीजन आता है जब वो ज़्यादा बिकती है।
ऐसे ही होटल इंडस्ट्री के साथ है। कुछ सीज़न होते हैं जब होटल्स पूरे फिल्ड होते हैं कि बिल्कुल एक रूम भी खाली नहीं है, और कुछ सीजन्स होते हैं कि बिल्कुल खाली रहते हैं। अब सीजनल चीज़ तो नहीं है, लेकिन कोविड के कारण भी बीच में होटल्स काफ़ी टाइम के लिए खाली रहे थे। अब ऐसे में जब आपके यहाँ पे डिमांड ही नहीं हो तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना होटल इंडस्ट्री तो बिल्कुल बैठ जाएगी। और आपको पता है होटल का मेंटेनेंस कितना कॉस्टली होता है, हर रूम के बेडिंग से लेके फर्नीचर से लेके टीवी ये वो पता नहीं कितना कुछ करना पड़ता है, राइट। तो इस होटल श्री माया के साथ ये हुआ कि ये ऑफ सीजन होने के कारण इनके यहाँ पे लेस डिमांड थी, मतलब ज़्यादा रूम नहीं बुक हो रहे थे। जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी, एमडी ऑफ द होटल, मिसेस सकीना, ओ मेरी एक इंग्लिश टीचर का नाम सकीना था, ओके। सो मिसेस सकीना जो एमडी थी होटल की, वो बहुत वरिड थी। अब बेचारी का नुकसान हो रहा है, वरिड तो होएगी ना थोड़ी सी। शी कॉल्ड अपॉन द मार्केटिंग मैनेजर, उसने बुलाया मार्केटिंग मैनेजर को अपने पास, जिसका नाम था मिस्टर कपूर। सो मिस्टर कपूर को बुला के उन्होंने बोला चलिए कोई एडवाइस दीजिए, हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल स्लो डाउन हो चुकी है, हमारा होटल चल नहीं रहा है, कुछ तो बताइए। मार्केटिंग मैनेजर हैं आप, सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं इतनी इतनी। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि होटल को एक ऑफर देना चाहिए। क्या ऑफर? 3 days and 2 nights hotel stay packaged with free breakfast and 1 day religious visit to ओमकारेश्वर एंड महाकालेश्वर टेम्पल्स, जो उज्जैन में है, इंदौर के पास होता है तो हो जाता है। तो व्हाट दे आर ऑफरिंग कि 3 days 2 nights का ऑफर पैकेज दीजिए जिसमें ब्रेकफास्ट फ्री देंगे, साथ ही साथ हम आपको ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन भी करा के आएंगे। अब जो हमारी सकीना जी थी उनको ये आइडिया बड़ा पसंद आया, उन्होंने बोला वाह, बात में तो दम है, ऐसे ऑफर देंगे तो ज़रूर इंडस्ट्री काम करेगी। The MD liked the suggestion very much, obviously. Identify the promotional tool. अच्छा, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक है। Identify the promotional tool which can be used by the hotel through which large number of prospective pilgrimage tourists all over the country and also abroad can be reached, informed and persuaded to use the incentive. अच्छा, ये आपको कराने क्या वाले हैं? ये आपको 3 दिन 2 दिन में दर्शन करवाने वाले हैं इंडियन टेम्पल्स के। और हम सबको पता है रिलीजन को लेके इंडिया वाले कितने ज़्यादा, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग ऑन दिस, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि ऐसा प्रमोशन टूल बताइए आप, जो अभी पढ़े हमने अब जस्ट थोड़े दिन पहले, तो ऐसा प्रमोशन टूल बताइए जिससे हम इंडिया के लोग, बाहर के लोग, कहीं संन्यास लिए हुए बैठे हुए लोग हैं, कोई पहाड़ पे बैठा हुआ लोग है, कोई बीच पे बैठा लोग है, सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और वो भागे दौड़े आए ये देखते हुए कि भैया हमें ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन होंगे 3 दिन 2 रात में। सो योर क्वेश्चन इज व्हाट? आपको प्रमोशनल टूल के बारे में बताना है। मैं एक बार फिर से स्टोरी को ब्रीफ कर देती हूँ एक ही सेंटेंस में कि एक होटल है श्री माया होटल इंदौर का, जो कि ऑफ सीजन होने के कारण चल नहीं रहा है। तो वहाँ की एमडी जो है सकीना, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके कि होटल चल नहीं रहा, पैसे कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने मार्केटिंग मैनेजर को बुलाया कि आप कुछ एडवाइस दीजिए। मार्केटिंग मैनेजर ने ये एडवाइस दी है कि भैया आपको क्या करना चाहिए, 3 days 2 दिन 2 रात का ऑफर देना चाहिए लोगों को, जिसमें बेसिकली आप उनको महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के दर्शन कराएंगे। और अब ये इंडस्ट्री एक प्रमोशनल टूल के बारे में ढूंढ रही है, सोच रही है, जिससे ये एक ही दम में पूरी इंफॉर्मेशन सारे संसार में फैला दे, इंडिया हो बाहर का देश हो, हर जगह फैला दें। सो आपको बस वो प्रमोशनल टूल का नाम बताना है। आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू हिंट कि पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद आंसर 1 लाइन का है। बताइए क्या होगा। मैं हट रही हूँ थोड़ा सा फ्रेम से, सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस केस स्टडी, जिसको आराम से तसल्ली से बैठ के आप पढ़ो। पहले आंसर खुद सोचो और उसके बाद मुझे बताओ कि तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है, क्योंकि मैं यहाँ पे आंसर रिवील करने जा रही हूँ। सोच के देखो वो प्रमोशनल टूल कौन सा होता था जो एक ही झटके में हर जगह फैल जाता था? एडवर्टाइजिंग। ये अगर एक बार एडवर्टाइज कर दे तो इंडिया में बैठा हुआ इंसान भी वो देख पाएगा, फॉरेन में बैठा हुआ इंसान भी देख पाएगा,
पहाड़ों पे गया हुआ इंसान भी देख पाएगा और बीचेस पे गया हुआ इंसान भी देख पाएगा, बस वहां पे टावर होने चाहिए तभी वो इंटरनेट चला पाएगा. सो एडवर्टाइजिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. केस स्टडी. चलिए ये वाली केस स्टडी नहीं, एक्चुअली नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे 1 by 1 आपको हर एक पॉइंट का आंसर देना है, या हर एक पॉइंट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो लेट्स सी आपके कितने आंसर्स बन पाएंगे. अच्छा, क्योंकि सारी केस स्टडीज मैं एक ही वीडियो में बना रही हूँ, तो मुझे एंड में जरूर बताना कि तुम्हारा आंसर कितनी केस स्टडीज में करेक्ट था, कितने में तुमने सोचा कि ये आंसर है और वो वाकई में वही आंसर निकला, बताना. फिर आई विल डू क्लैपिंग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली, जिसके आंसर सबसे ज़्यादा करेक्ट होंगे. ठीक है, चलिए ये केस स्टडी क्या बोलती है, देखिए यहां पूछा है विच टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन इज बीइंग रेफर्ड इन द बिलो गिवन पॉइंट. यहां पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि हर पॉइंट में कौन से वाला सेल्स प्रमोशनल टूल हमने इस्तेमाल किया है. ठीक है, हम सारे के सारे सेल्स प्रमोशन वाले टूल्स पढ़ चुके हैं. कोई भी डाउट है पहले वो वीडियो एक बार थोड़ी सी जल्दी वे में देख लो. वो तुम्हें आता है ना, वीडियो को तुम्हें 2x करके देख लो, मतलब फास्ट वे में तुमने देख ली पूरी वीडियो. नहीं आता तो सेटिंग में जाके ट्राई करना, आ जाएगा. स्पीड इंक्रीज हो जाती है वीडियो की. मैक्सिमम तुम लोग वैसे भी टेक सेवी रहते हो, मतलब आज की जनरेशन, तो तुम्हें तो पता ही होगा सारी चीज़ें. ये हम बुढ़े लोगों के लिए है कि हमें सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है. एनीवेज, फर्स्ट पॉइंट बोलता है फ्री सैंपल ऑफ शैम्पू पाउच विथ फेयरनेस क्रीम. एक शैम्पू का पाउच मिलेगा फेयरनेस क्रीम के साथ. बताइए कौन से वाला प्रमोशनल टूल इस्तेमाल किया है, सेल्स प्रमोशन का कौन से वाला टूल, कौन से वाली टेक्निक इस समय इस्तेमाल की गई है. दोबारा से बोल रही हूं, शैम्पू का पाउच फ्री मिल रहा है हमारी फेयरनेस क्रीम के साथ. सेकेंड वाले में अप टू 50% ऑफ ऑन मोस्ट आइटम्स, 50% ऑफ ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे आपको मिल रहा है. तो बताइए कौन से वाला टूल है ये. थर्ड है टूथब्रश फ्री विथ टूथपेस्ट. टूथब्रश फ्री विथ टूथपेस्ट. एक हिंट दे दूं, जो पहले का आंसर है वही थर्ड का आंसर है. फोर्थ है बाय 3 गेट 1 फ्री. 3 खरीदो तो 1 फ्री मिलेगा. कौन से? 1 लीटर जूस पे. फिफ्थ है स्क्रैच द कार्ड एंड डायल अ नंबर टू विन अ कार. स्क्रैच करो कार्ड को और डायल करो नंबर को ताकि आपको कार मिल सके इनाम में. सो ये 5 क्वेश्चन हैं आपके पास. अब इन जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं एग्जामिनेशन में, तो इनको किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं कि या तो एक एक नंबर का सब हो जाएगा, और अगर मान लीजिए कि फॉर से 2.5 नंबर का पूरा क्वेश्चन है तो आधे नंबर का हो जाएगा. तो हर इंडिविजुअल पॉइंट का खुद का अपना एक वो होता है, क्या बोलते हैं, मार्क एसोसिएटेड होता है. तो याद रखिएगा कि कोई भी गलत आंसर आपका मार्क कटवा सकता है. ठीक है, इतना तो बेसिक नॉलेज वैसे होगा भी. चलिए, तो अगेन मैं थोड़ा साइड हो गई हूँ सो दैट यू कैन सी ऑल द पॉइंट्स. सोचिए कि ये 5 के आंसर क्या हो सकते हैं. हिंट मैं दे चुकी हूँ, फर्स्ट और थर्ड का आंसर सेम है. चलिए, बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें आंसर्स लिखे हुए हैं, मैं पहले पूछती हूँ. फ्री सैंपल ऑफ शैम्पू पाउच विद फेयरनेस क्रीम. एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, क्या हो सकता है? कंबाइंड प्रोडक्ट. पढ़ा था ना अभी थोड़े टाइम पहले, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा वाला प्रोडक्ट फ्री. और टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट फ्री, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा फ्री प्रोडक्ट फ्री, तो प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट मिल रहा है कंबाइंड प्रोडक्ट. 50% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आंसर क्या हुआ? डिस्काउंट. बाय 3 गेट 1 फ्री. डिटॉल के वो दिखाए थे, लक्स के साबुन दिखाए थे, याद है कि नहीं है? क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी खरीदोगे तो 1 फ्री मिलेगी, तो क्वांटिटी वाली चीज है. स्क्रैच द कार्ड एंड डायल अ नंबर टू विन अ कार्ड. स्क्रैच आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है. स्क्रैच करना है तो क्या? स्क्रैच कार्ड. तो सबके आंसर क्या हुए? फर्स्ट का है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड का है डिस्काउंट, थर्ड का है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, फोर्थ का है क्वांटिटी डील एंड फिफ्थ है स्क्रैच.
तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि मार्क्स ले लो जितने लेने हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन को कभी भी हल्के में मत लेना, अच्छे से आंसर करना, माइट बी यू विल गेट अच्छे मार्क्स बिकॉज ऑफ दीज क्वेश्चंस। चलिए, ये हमारी लास्ट सेकंड या थर्ड केस स्टडी है, इसके बाद 2-3 और पढ़ेंगे बस, फिर उसके बाद सिलसिला खत्म करेंगे केस स्टडी का। ये है मिस्टर राजीव के बारे में। क्या बोलते हैं ये? मिस्टर राजीव, द सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ एबीसी लिमिटेड possesses गुड मार्केटिंग टेक्निक्स। कोई मिस्टर राजीव हैं जो कि एबीसी लिमिटेड में काम कर रहे हैं। किस चीज़ का काम कर रहे हैं? सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं, और इनकी मार्केटिंग टेक्निक्स तो बहुत ही ऑसम है, बहुत ही बढ़िया है। His techniques involve oral presentation of message, convincing the customer with face-to-face interaction, etc. ये लोगों को बातचीत करके मैनिपुलेट कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं। ये लोगों को फेस टू फेस मतलब इंटरेक्शन में बहुत ईजिली कोई भी सामान खरीदने के लिए तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लाइन दी हुई है? बहुत अच्छे हैं अपनी स्किल्स में और सेल्स एग्जीक्यूटिव बने हुए हैं, और ये बहुत ही तसल्ली से लोगों को फेस टू फेस इंटरेक्शन से अपना सामान चिपका देते हैं। अब आपको बताना है, नेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच अंडर विच द अबव टेक्निक फॉल्स। आपको मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये ना थोड़ा हायरार्की वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट बताना है फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आइडेंटिफाई द एलिमेंट यूज्ड बाय राजीव। उस मार्केटिंग मिक्स में कौन सा एलिमेंट राजीव ने यूज किया है? वो मैंने बताया था ना कि पॉइंट आए हुए हैं इस चैप्टर में, तो ऐसे ही है। मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है, उसका फर्दर एक एलिमेंट है। आपको दोनों आंसर करने हैं। फर्स्ट में आपको मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट बताना है, सेकंड में आपको वो जो एलिमेंट आपने गेस किया था फर्स्ट में उसका एलिमेंट बताना है, और थर्ड है नेम एनी अदर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के इसके अलावा और कौन कौन से अदर एलिमेंट हो सकते हैं वो भी बताना है आपको। ठीक है, सो राजीव क्या कर रहे हैं? फेस टू फेस इंटरेक्शन करके किसी को कन्विंस करने वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, और आपको बताना है मार्केटिंग मिक्स में कौन सा एलिमेंट होता है। मैं ऑलरेडी थोड़ा दूर ही खड़ी हूँ, आई होप आपने एक क्वेश्चन रीड कर लिया है। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है ये, और आंसर भी इसका छोटा सा ही है, तो पर है आंसर 3 पार्ट्स में। तो जल्दी से गैस कीजिए 3 पार्ट्स का आंसर क्या होगा। लेट मी टेल यू द आंसर एंड इट गोज लाइक दिस। सो ये मार्केटिंग मिक्स का जो एलिमेंट था वो था प्रमोशन। हमने पढ़े थे ना मार्केटिंग मिक्स के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अपन ने पूरा फ्लो चार्ट पढ़ा था उसका। तो प्रमोशन वो एलिमेंट है जिसके बारे में बात हो रही है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये फेस टू फेस इंटरेक्ट करके अपना सामान बिकवाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपकी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, आपके प्रमोशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा है। नॉट लाइक कि आपकी तरक्की हो रही है लाइफ में कि अब आप छोटे लेवल पे फिर बड़े लेवल पे हो, नहीं, आप प्रोडक्ट बेच पा रहे हो तो प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो। सेकेंड है पर्सनल सेलिंग। ये फेस टू फेस इंटरेक्शन में अच्छे हैं, तो मार्केटिंग मिक्स में प्रमोशन के अंदर कौन से वाला वे इन्होंने अपनाया है? पर्सनल सेलिंग वाला। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? आप फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हो सामने वाले इंसान के साथ और उसे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हो। इसके अलावा और कौन कौन से वो हो सकते हैं? हमने पढ़ा था पर्सनल सेलिंग के अलावा एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, ये सारे भी टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या करने के लिए? प्रमोशन करने के लिए। तो हायरार्की कैसे बनेगी? हायरार्की ऐसे बनेगी कि मार्केटिंग मिक्स है, उसके बाद उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जिसमें से एक पॉइंट उसका प्रमोशन भी है। प्रमोशन उसका पॉइंट हो जाएगा, तो उसके बाद उसके 3 पॉइंट्स आते हैं। वन इज पर्सनल सेलिंग, वन इज पब्लिक रिलेशन and another one is advertisement. Out of all these things इसने क्या सेलेक्ट किया है? पर्सनल सेलिंग सेलेक्ट किया है। कर क्या रहा था? ये प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा था। पर्सनल सेलिंग के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? ये दोनों हो सकते हैं। अब मैं बताती हूँ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप। नेम एनी अदर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, है ना? ये क्या बोल रहे हैं? नेम एनी अदर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। आपने यहां पे भी एक एलिमेंट सोचा था मार्केटिंग मिक्स का, यहां पे भी एक एलिमेंट सोचा था।
अब ये एग्जैक्टली कौन से वाले एलिमेंट के और एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं? मार्केटिंग मिक्स में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं प्रमोशन के अलावा, और यहाँ पे भी पर्सनल सेलिंग के अलावा और दो वो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो एग्जैक्टली थर्ड वाले में कौन से वाले पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट लिखना है? यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा सीक्वेंस में जाओ। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सीक्वेंस में जाना कि ये क्वेश्चन पूछा है तो इसके बाद वाला क्वेश्चन इसी से एसोसिएटेड होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस, कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन यूजुअली उन लोगों को होती है जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ते हैं ना तो हमारे साथ ऐसी दिक्कतें जाती हैं कि हम बहुत टेक्निक में घुसने लग जाते हैं। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ यू ओनली, बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है, बट याद रखिएगा आंसर इस तरह से अटेम्प्ट करना है। चलिए अब ये आती है केस स्टडी, जो कि बहुत लेंदी है, ऑलमोस्ट 2 स्लाइड्स इसने कवर किए हैं, पर ये है बहुत इंटरेस्टिंग। सो लेट्स रीड दिस। और ये भी याद रखिए ये लास्ट केस स्टडी है, तो तसल्ली से पढ़ लो ना यार, लास्ट ही तो है, जहाँ इतना टाइम लगाया थोड़ा और सही भाई, है ना। चलो ये क्या है? Coconut Joy Limited are the manufacturer of vegetarian frozen dessert food products made with coconut milk, agave syrup, ये कौन सा सिरप होता है, and other certified ingredients। आजकल ना पता नहीं क्या क्या बीमारियां आ गई हैं खाने में ही कि नाम ही वो हो जाते हैं थोड़े से। सो कोकोनट जॉय लिमिटेड करके एक मैन्युफैक्चरर है जो कि वेजिटेरियन फ्रोजन डेजर्ट्स बनाता है, मतलब नॉन वेज नहीं बना रहा, वेजिटेरियन बना रहा है, ठीक है। और फ्रोजन डेजर्ट्स हैं, कुछ कुछ आइटम्स डालते हैं, उन्होंने नाम लिख दिया है। द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी लवली एंड ललिता, वाओ, द नेम ऑफ द कंपनी फाउंडर्स आर लवली एंड ललिता, ओरिजिनली डेवलप दिस ट्रीट टू मीट देयर ओन नीड्स। सबसे पहले उन्होंने ये फ्रोजन डेजर्ट अपने घर पे बनाई खुद के खाने के लिए। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना लोग, तो ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पसंद आई, यूजुअली बनाना शुरू कर दी। But found that their friends and families around were also keen to use the products. But आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि उनके फ्रेंड्स और फैमिलीज जो हैं वो भी ये पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब पसंद कर रहे हैं। तो ओरिजिनली इन्होंने एक चीज़ बनाई, ठीक है, कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के, और वो चीज़ इनको बड़ी पसंद आई, तो इन्होंने खानी शुरू कर दी नॉर्मली, या उन्होंने बनानी शुरू कर दी नॉर्मली। अब बनाते रहे तो आसपास वाले जो फैमिली फ्रेंड्स थे उन लोगों ने भी, सब ने देखा तो उनको भी पसंद आने लग गई आहिस्ता आहिस्ता। इट वॉज नॉट ओनली द वेजिटेरियन बट ऑल्सो those who could not get enough environment friendly sustainable food that appreciated the product। ये बोलते हैं सिर्फ वेजिटेरियन लोग नहीं थे जो इस फूड की तारीफ कर रहे थे, बल्कि ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल फूड चाहते थे। उन्होंने भी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि क्या चीज़ बनाई है यार तुमने, बस मतलब गजब ही कर दिया एकदम से। It did not take long for Lovely and Lalita to recognize the potential of their little venture। ज़्यादा टाइम नहीं लगा उन्हें ये डिटेक्ट करने में कि ये जो चीज़ कर रहे हैं ना बहुत खतरनाक है, मतलब खतरनाक है लाइक बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि everybody is loving it। In beginning, they started from their home with the product being sold through local family parties that enable guests to personally meet the owner। शुरू में क्या हुआ, उन्होंने इस बिज़नेस को जब शुरू किया, मतलब इनका कोई बिज़नेस शुरू करने का आइडिया नहीं था, बट एकदम से होता है ना कि आपकी कोई चीज़ पसंद आने लग जाए, जैसे मम्मियों का पिकल अचार पसंद आने लग जाता है तो हम एक टाइम के बाद उनको पिकल की शॉप खोल के दे देते हैं, वैसे ही इनके साथ हुआ। इन्होंने कुछ बनाया, लोगों को पसंद आने लगा, तो इन्होंने उस चीज़ को बिज़नेस में कन्वर्ट कर लिया। तो इनिशियली ये क्या करते थे, बिगनिंग में इन्होंने घर के थ्रू ही फ्रॉम देयर होम विद द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड थ्रू लोकल फैमिली पार्टीज दैट एनेबल गेस्ट टू पर्सनली मीट द ऑनर। इन्होंने घर से ही उस चीज़ की शुरुआत की, घर से ही बेचना शुरू किया कि आसपास वाले पार्टीज़ में बेच लिया, ताकि जो ऑनर है मतलब ये दोनों जो हैं वो डायरेक्टली उन लोगों से मिल सके जो इनके मतलब गुड्स को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली ये उनसे मिल रहे हैं जो इनके गुड्स को परचेज कर रहे हैं। दिस हेल्प टू एस्टेब्लिश strong connection with the prospective buyers and the company could put the product on shelves of a natural food store। अब इससे क्या हुआ, जब मेरे प्रोडक्ट्स मैं एक शॉप मतलब एक पार्टी में किसी को दिखा रही हूँ, दे आर लविंग इट, तो मेरा और उनका एक कनेक्शन डेवलप हो रहा है। तो ऐसे ही लवली और ललिता का कनेक्शन डेवलप हो गया लोगों के साथ, और उस कनेक्शन के चलते हुए अब एक लोकल
नेचुरल फूड स्टोर पे एक शेल्फ पे इनका प्रोडक्ट आने लग गया। नॉर्मल सी बात है, किसी भी मतलब चीज़ की शुरुआत होती है तो ऐसी ही होती है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब आप थोड़े से फेमस होने लगते हो तो आप इजीली किसी भी स्टोर को कन्विंस कर सकते हो कि मेरे प्रोडक्ट्स रखिए, लोग ज़रूर लेंगे आपसे क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे प्रोडक्ट को। तो इन्होंने नेचुरल फूड स्टोर के शेल्फ्स पे अपने प्रोडक्ट्स को रखना शुरू कर दिया। द कंपनी यूज्ड ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ टू ग्रो एंड एक्सपैंड। कंपनी ने सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को यूज़ किया अपने आप को बढ़ावा देने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। The company began sponsoring booths at festivals, drawing attention to its newly created vegetarian products. अब इस कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता स्पॉन्सरिंग भी करना शुरू कर दिया। पैसे आ रहे थे एक तरफ से, तो इन्होंने बोला क्यों ना इससे हम और पैसा बनाएं, तो इन्होंने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया कि आसपास जो फेस्टिवल्स हो रहे थे वहाँ पे स्पॉन्सरशिप में अपने प्रोडक्ट्स वहीं पे बिकवा दिए। वो होता है ना कि कई बार हम अपने फेस्टिवल पे अपने प्रोडक्ट्स वैसे भी रख देते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पॉन्सरिंग कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रोडक्ट्स रखे, लोगों ने टेस्ट किए, दे लाइक्ड इट एंड दे बॉट इट, मतलब लेटर ऑन फ्रॉम योर स्टोर्स। द कंपनी बिगेन स्पॉन्सरिंग एंड दिस, इससे इनको अटेंशन भी मिला लोगों का। इट ऑल्सो डिसमिनेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू मीडिया अबाउट इट्स प्रोडक्ट एंड द पीपल हु हेल्प्ड इन बिल्डिंग द कंपनीज रेपुटेशन। एक्सक्यूज मी। इससे क्या हुआ, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मीडिया तक पहुंची और प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चला और कंपनी की रेपुटेशन भी बिल्ड हुई। लवली एंड ललिता वर इन्वाइटेड फॉर एन इंटरव्यू विद वन ऑफ द लीडिंग टीवी चैनल्स इन विच दे वर टॉक्ड अबाउट देयर एनवायरमेंट फ्रेंडली वेजिटेरियन फूड्स। ओ इसके इनके साथ तो वो हो गया, वो की एन का में वो जो का था उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता ना, घर का खाना बनाता था, एकदम से फेमस हुआ, सारे टीवी वाले उसको बुलाने लग गए, उसका इंटरव्यू कंडक्ट करने लगे। तो ये भी थोड़ा बहुत ऐसे फेमस हुआ एंड एक टीवी एंकर ने इनको इनवाइट किया अपने शो पे कि आइए हम मुझसे बात कीजिए, मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा। अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या कर रहे थे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ कर रहे थे। ये नॉन वेजिटेरियन चीज़ नहीं सप्लाई कर रहे थे, वेजिटेरियन चीज़ जो कि कोकोनट की हेल्प से बनाई गई है वो सप्लाई कर रहे थे। To show its gratitude to customers, local business and government official who supported the company from beginning, Coconut Joy Limited hosted a gala event and invited all of them to raise funds for a few local NGOs. अब इन्होंने बोला कि इस दुनिया ने, इस संसार ने हमें इतना दिया है, क्यों ना हम इनको थोड़ा सा वापस दें। तो इन्होंने एक गाला इवेंट रखी। सारे वो लोग जो कि इनको बिजनेस, मतलब सारे वो कस्टमर, सारे वो लोकल बिजनेस वाले जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया था, सबको इनवाइट किया और इनके साथ और भी बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया। एक गाला इवेंट थी, किसके लिए, एनजीओस के लिए पैसा रेज करना था। बहुत बढ़िया, मतलब ये इवेंट रख रहे हैं। अब स्टोरी को पढ़ते पढ़ते ना भावनाओं में मत बह जाया करो, ये भी सोचा करो कि कहाँ से आंसर तुम्हें मिल सकता है, कहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन पे किया जा सकता है। The company also asked its fans and customers to send songs and poetry conveying their impression about Coconut Joy Limited products. इन्होंने लगे हाथ अपने कस्टमर्स को ये भी बोला कि तुम हमें पोएट्री भेजो, हमें सॉन्ग्स भेजो कि जो मतलब हमने तुम्हारी लाइफ में इम्प्रेशन छोड़ा है उसके बेसिस पे। अब यहाँ पे आती है रियल पिक्चर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई and explain the communication tool used by Coconut Joy Limited. आपको बताना है कि Coconut Joy Limited ने कौन से वाला कम्युनिकेशन टूल यूज किया है। You have to identify and at the same time you have to explain it too. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यूजुअली जब केस स्टडीज कवर करती हूँ तो मैं एक्सप्लेनेशन कवर नहीं करती हूँ अपने आंसर्स में, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी कहीं पहले प्रीवियस वीडियोस में किया रहता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर आंसर शीट, अगर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन लिखा है ना तो आपको एक्सप्लेन करना बनता है। अगर आप नहीं करोगे, सिर्फ आइडेंटिफाई करके छोड़ दोगे, एक वर्ड में अपना आंसर खत्म कर दोगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो डोंट गो विद दिस, गो विद योर ओन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सेकेंड, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ टूल आइडेंटिफाइड इन ए अबव। ऊपर जो टूल आपने आइडेंटिफाई किया है उसके रोल को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके रोल को एक्सप्लेन कीजिए। चलिए मैं एक बार फिर से आपको थोड़ी सी स्टोरी शॉर्ट में बता दूं क्या। स्टोरी ये है कि कोकोनट जॉय लिमिटेड करके एक कंपनी है, किसने खोली है, लवली एंड ललिता ने खोली है, ठीक है।
अब दोनों ने मिलके क्या किया, घर पे कोई आइटम बनाई बढ़िया सी वेजिटेरियन टाइप्स, कोई डेजर्ट थी, फ्रोजन डेजर्ट। दे रियली लव्ड इट, मतलब उनको बहुत पसंद आया अपना ये एक्सपेरिमेंट। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये पर्टिकुलर डिश मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली बनाने लग गए कि घर पे कभी भी पार्टी है, गेस्ट आने वाले हैं, मेहमान आ रहे हैं, खाना खुना खा रहे हैं, गेट टुगेदर हो रही है, हर टाइम पे ये बना देते थे। लोगों ने खाए, लोगों को बड़ी पसंद आई, बहुत तारीफ होती थी, हर बार होती थी यार तुमने ये चीज़ बड़ी टेस्टी बनाई है। कहीं किटी पार्टी में बैठी हुई कोई भी औरत बोलती थी यार तुम्हारे घर में वो खाई थी ना, बहुत बढ़िया थी। अब यहाँ से उन्हें आइडिया आया कि हमारे हाथ में तो जादू है भाई, हम तो कुछ भी बना सकते हैं, मतलब वो चीज़ को बहुत फेमस बना सकते हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम उस चीज़ को बिजनेस के उसमें कन्वर्ट करें। ठीक है, उन्होंने छोटा सा बिजनेस खोला। आहिस्ता आहिस्ता पहले तो उन्होंने फैमिली की जो गेट टुगेदर्स होती थी, जो फैमिली से रिलेटेड जो गेस्ट थे उनकी जहाँ पार्टीज़ होती थी वहाँ पे बेचना शुरू किया। तो वो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था इनका, कि जो खरीदने वाला है वो भी वहीं होता था, ये भी वहीं पे प्रेजेंट होते थे, तो फेस टू फेस मिल लेते थे। अब ये मिलना मिलाना क्या फ़ायदेमंद लाया कि यहाँ पे कनेक्शन डेवलप हो गया, इनका और आपका कनेक्शन डेवलप हो गया। कनेक्शन डेवलप हुआ तो इन्होंने सोचा चलो अब लोकल स्टोर्स पे भी रखवाना शुरू कर देते हैं इस फ्रोज़न आइटम को, लोग इतना तो पहचान गए हैं कि खरीद लेंगे। तो लोकल स्टोर्स में जाके इन्होंने शेल्फ्स पे रखवाना शुरू कर दिया, वहाँ पे भी बिक्री बहुत हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इन्होंने बहुत सारा फेम गेन कर लिया और अल्टीमेटली ये हुआ कि न्यूज़ एंकर ने ये सारा देखा और उन्होंने इनवाइट किया इनको कि आओ तुम्हें एक बार आओ हमारे पास इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, क्योंकि क्या है ना कि तुम एनवायरनमेंट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ कर रहे हो। ये जो नॉन वेजिटेरियन है दबा दबा के मुर्गा खाते हैं ना और पूरे एनवायरमेंटल सर्कल को, इकोलॉजिकल साइकिल को ख़राब कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें वेजिटेरियन है। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल हो रहा है, कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, तो टीवी एंकर ने बुला लिया, ये गए और फेमस हो गए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक गाला इवेंट रखी। इन्होंने बोला अरे संसार ने बहुत कुछ दिया है हमें, चलिए इट्स टाइम टू गिव इट बैक टू द पीपल, राइट। तो इन्होंने गाला इवेंट रखी कि सब लोग आइए, एंजॉय कीजिए, हम एनजीओ के लिए पैसे रेज करेंगे, तो इस इवेंट से जो भी पैसे आएंगे वो एनजीओ को जाएंगे। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, सोसाइटी के बारे में कुछ सोच लिया पॉजिटिव वे में, और इन सब तरीकों से इन्होंने अपने गाला इवेंट को कंप्लीट किया। अब अल्टीमेटली आपको ये बताना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन टूल जो कि इन्होंने इस्तेमाल किया है, और उसके अलावा इनको बताना है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ द टूल आइडेंटिफाई इन द अबव पैराग्राफ। उस रूल जो आपने ऊपर आइडेंटिफाई किया उसका रोल क्या है वो थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए आप। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू टाइम, पहले आप ये वाली स्टोरी देख लीजिए, मैं फ्रेम से थोड़ा आउट हो रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए इसे, स्टोरी क्या बोलती है। वैसे तो मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी बट स्टिल, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेन आई एम आउट ऑफ फ्रेम। जल्दी से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको आंसर क्लिक नहीं कर रहा है, वीडियो पॉज कीजिए, 2 मिनट के लिए सोचिए और उसके बाद आंसर दीजिएगा। आई रियली डोंट वांट कि आप पहले आंसर मतलब पहले ही आंसर देख ले मेरे साथ। ठीक है, अब मैं फाइनली आंसर रिवील करने जा रही हूँ, एंड द आंसर इज पब्लिक रिलेशन। इन्होंने क्या मेंटेन किया है, पीआर, पब्लिक रिलेशन। कैसे, बहुत सारे एफर्ट्स लगा के, बहुत सारे इनके काम थे। आपने पढ़ा शुरू से लास्ट तक दे वर लाइक एसोसिएटेड विद द पीपल, कभी वो उनसे पर्सनली मिल रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। तो पब्लिक रिलेशन इन्होंने फॉर्म किए हैं। एंड रोल क्या हुआ, पब्लिक प्रेस रिलेशन मेंटेन होते हैं, प्रोडक्ट पब्लिसिटी होती है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता है, काउंसलिंग होती है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं पब्लिक रिलेशन से। सो ये हो गया आपका आंसर, एंड यहाँ हो गई आपकी केस स्टडी खत्म। चलिए अब क्या, अब मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स को अब आप सिर्फ YouTube पे नहीं बल्कि आप इसे अब गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। What you'll have to do is you'll have to type magnetbrains.com और ऐसा एक वेब पेज खुल जाएगा। जब ऐसा एक वेब पेज खुलेगा तो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज सेक्शन आएगा, क्लास 12, क्लास 11, 10, 9 ऐसे सारी क्लासेस दिखेंगी। आपको 12 या 11 में ही जाना है। यहाँ पे आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा, यू कैन सी मी क्लियरली हो। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दिखेगा पूरा का पूरा कोर्स, और यहाँ पे सारे चैप्टर्स लेक्चर वाइज
रिकॉर्डेड मतलब जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं हर चैप्टर में वो दिख जाएंगे। एंड इस तरह से आप क्लिक करके मेरी कोई भी वीडियो खोल सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आप पूरा का पूरा स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। सो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताते भी रहिए कि आपको लग कैसा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।